हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विंग्स ऑनलाइन। अपने लास्ट लेक्चर में हमने आपकी रिक्वेस्ट पे जीएनएम फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड कवर करवाया था, सेशन अक्टूबर नवंबर 2023 का। इस लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट पेपर डिटेल में कवर करेंगे। डिटेल में एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। और ये पेपर है जीएनएम फर्स्ट ईयर पेपर नंबर थर्ड अक्टूबर नवंबर सेशन। ये पेपर कंडक्ट करवाया था जम्मू एंड कश्मीर पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल ने 2023 अक्टूबर नवंबर सेशन का। ये पेपर है टोटल 3 आवर्स का और इसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं 75। पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है। सेक्शन ए 50 मार्क्स और सेक्शन बी 25 मार्क्स, मीन्स टोटल 75। सेक्शन ए में आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें टोटल 7 क्वेश्चन हैं और आपको अटेम्प्ट करने होते हैं सिर्फ 5, कोई भी 5। बट हम यहाँ सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल में कवर करेंगे। ऐसे ही सेक्शन सेकंड 25 मार्क्स का होता है और इसमें भी टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, 5 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। हम यहाँ सारे के सारे सॉल्व करेंगे आपके लिए। और ये सेकंड सेक्शन में शॉर्ट नोट्स लिखे जाते हैं, ठीक है। 5 इंटू 5, एक क्वेश्चन 5 नंबर का और जो लॉन्ग आंसर है वो एक क्वेश्चन 10 नंबर का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ नर्स। आप जीएनएम करके नर्स बनने जा रहे हैं, आपके रोल क्या रहेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स। अ नर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम में नर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या क्या रोल होता है? द मेन रोल ऑफ नर्स इज टू टेक केयर ऑफ पेशेंट्स। आपके जो पेशेंट्स हैं उनकी आपने केयर करनी है, देख रेख करनी है और उनकी हेल्प करनी है कि जल्दी से जल्दी वो कैसे अपनी बीमारी से बाहर आएँ, जल्दी से जल्दी वो रिकवर कैसे करें, ठीक है। अ नर्स वर्क्स एज अ केयर गिवर। नर्स का क्या क्या काम है? केयर गिवर का काम करते हैं नर्स, टीचर का काम भी करती है नर्स, कम्युनिकेटर का काम भी करते हैं नर्स और एक एडवोकेट का काम भी करती हैं नर्स। कैसे? एज अ केयर गिवर के तौर पे नर्स जो हैं वो बेसिक नीड्स प्रोवाइड करवाते हैं अपने पेशेंट्स को, जैसे फूड, हाइजीन, साफ सफाई, एक कंफर्ट इन्वायरमेंट और सेफ्टी। एज अ टीचर नर्स का काम है पेशेंट्स को एजुकेट करना, उनको सिखाना, उनकी फैमिलीज को एजुकेट करना। किसके लिए? डिजीजेस के लिए, बीमारियों के लिए, बीमारियों को कैसे ट्रीट करना है, बीमारियों को कैसे होने से बचाना है और हेल्दी हैबिट्स जो हैं वो कैसे डेवलप करने हैं अपने अंदर। एज अ कम्युनिकेटर नर्स का काम है कम्युनिकेट करना, कनेक्ट करना, जोड़ के रखना। किस किस को? डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को और फैमिली मेंबर्स के बीच में जो कम्युनिकेटर का काम है वो नर्सिस करती हैं, ठीक है। एज एन एडवोकेट, एडवोकेट के तौर पे क्या काम है नर्स का? नर्स प्रोटेक्ट्स द पेशेंट्स राइट्स एंड एंश्योर प्रॉपर केयर, ठीक है। एज अ एडवोकेट नर्स जो है वो पेशेंट्स के राइट को प्रोटेक्ट करती हैं और उनको प्रॉपर केयर एंश्योर करती हैं, ठीक है। चलिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ नर्स इंक्लूड चेकिंग वाइटल साइंस। और क्या काम है नर्स के? वाइटल साइंस पेशेंट्स के चेक करने, जैसे टेम्परेचर कितना है, पल्स कितना है, रिस्पायरेशन कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, टाइम टू टाइम रेगुलरली चेक करना होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल पल्स कितना होता है और नॉर्मल रिस्पायरेशन कितना होता है और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है आपकी बॉडी का। ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। जब आपको पता चलेगा नॉर्मल टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर कितना कितना होता है, तो तभी तो आप चेक कर पाएंगे कि ज़्यादा है टेम्परेचर, कम है, पल्स ज़्यादा है, कम है, रिस्पायरेशन ज़्यादा है, कम है, बीपी ज़्यादा है, कम है,
और क्या काम होता है? नर्स गिव्स मेडिसिन ऑन टाइम, नर्स का काम है टाइम टू टाइम पेशेंट्स को मेडिसिन देना, ऑब्जर्व करना पेशेंट को कि इन मेडिसिन से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। और क्या काम है? मेंटेन करना क्लीननेस, साफ सफाई को मेंटेन करना और प्रिवेंट करना इन्फेक्शन को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है नर्सेज का, ठीक है। चलिए, और क्या काम है? नर्स जो है वो रिकॉर्ड रखती हैं, नर्स कीप रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट्स कंडीशंस एंड ट्रीटमेंट। क्या कंडीशन है अभी, कौन सी मेडिसिन दी, इसके बाद अब कंडीशन इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं, हर चीज़ का जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है नर्सेज ने। दे आल्सो प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट्स, पेशेंट्स को इमोशनल सपोर्ट्स भी देते हैं और उनके परिवार को भी इमोशनल सपोर्ट्स देने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं नर्सेज। नर्सेज असिस्ट, डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर्स एंड इमरजेंसीज के टाइम। जो भी डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं, सर्जरी कर रहे हैं या और ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनमें एक मेन असिस्टेंट का काम जो है वो नर्सेज करती हैं। दे मस्ट फॉलो हॉस्पिटल रूल्स, नर्सेज को हॉस्पिटल्स के रूल्स भी फॉलो करने हैं और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है, पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंट रखना है, उसको शेयर नहीं करना, ठीक है। ओवरऑल अगर बात करें तो नर्स जो हैं वो कंप्लीट केयर और कंफर्ट देते हैं एक पेशेंट को, ठीक है। तो इसमें अगर आप पॉइंट्स वाइज लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर लिखे मिलेंगे। हमने 14 पॉइंट्स दिए हैं, तो 7-8 पॉइंट आप एग्जाम में मेंशन करेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। बट बेटर है आप 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 पॉइंट तो आपने मेंशन करने चाहिए, ठीक है। रिवाइज करना है तो कर लेते हैं। नर्सिस का क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या क्या? पेशेंट्स को का टेक केयर करना, उनको उनकी रिकवरी में हेल्प करना। और क्या काम है? केयर गिवर का काम है, टीचर का काम है, कम्युनिकेटर का काम है, एडवोकेट का काम है। केयर गिवर्स मीन बेसिक नीड्स प्रोवाइड करनी, खाना, हाइजीन, कंफर्ट, सेफ्टी। एज अ टीचर एजुकेट करना, किसको? पेशेंट्स को भी और पेशेंट्स की फैमिली को भी जो उसके साथ में अटेंडेंट है। एज अ कम्युनिकेटर वो एक ब्रिज का काम करते हैं डॉक्टर्स के बीच में और पेशेंट्स के बीच में, या डॉक्टर्स और पेशेंट के साथ जो फैमिली मेंबर्स होते हैं। एज अ एडवोकेट उनका काम है, नर्सिस का काम है पेशेंट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनको प्रॉपर केयर देना। और क्या काम है? वाइटल साइंस चेक करने, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, मेडिसिन देना टाइम टू टाइम, मेडिसिन का इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व करना, साफ सफाई मेंटेन करना, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, और जो भी ये कार्य हो रहे हैं इन सब का रिकॉर्ड रखना, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट देना पेशेंट को और उनकी फैमिली को, डॉक्टर्स को असिस्ट करना, जो भी डॉक्टर का काम है नॉर्मल प्रोसीजर्स में, उसके बाद हॉस्पिटल के रूल्स को फॉलो करना, और जो भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंट रखना, उसको डिस्क्लोज नहीं करना। ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नर्स का, कंप्लीट केयर और कंफर्ट पेशेंट को जो देता है वो आप ही हैं, नर्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली द हिस्ट्री ऑफ नर्सेज इन इंडिया। इंडिया में हिस्ट्री पूछी है नर्सेज की, और होलिस्टिक अप्रोच इन नर्सिंग केयर। होलिस्टिक मीन्स ऑल राउंड अप्रोच इन नर्सिंग केयर। हिस्ट्री को देख लेते हैं ब्रीफ में। हिस्ट्री ऑफ नर्सेज इन इंडिया स्टार्ट इन एंशिएंट टाइम्स व्हेन फैमिली मेंबर्स यूज्ड टू टेक केयर ऑफ सिक एट द होम। हिस्ट्री पुरानी है, एंशिएंट टाइम से है, जब फैमिली मेंबर्स अपने बीमार लोगों के की केयर करते थे घर में। इंडिया में बात करें तो ब्रिटिश टाइम में मॉडर्न नर्सिस का शुरुआत होता है इंडिया में, मॉडर्न नर्सिंग भी शुरुआत होती है इंडिया में। द वर्क ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल ग्रेटली इन्फ्लुएंस नर्सिंग प्रोसीजर। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो काम है वो इन्फ्लुएंस करता है नर्सिस के प्रैक्टिस को। फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इंडिया में 1871 में खोला गया था मद्रास में। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन नर्सिंग काउंसिल इस्टेब्लिश किए गए थे ताकि नर्सिंग की एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, नर्सिंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाए, और आज के टाइम में नर्सिंग एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल कैरियर बन चुका है इंडिया में, ठीक है। इतना आप लिखेंगे हिस्ट्री में कि इंडिया हिस्ट्री जो है नर्सिस की वो आज की नहीं है, एंशिएंट टाइम से है, जब लोग अपने बीमार लोगों की नर्सिंग किया करते थे, केयर किया करते थे घर में। ब्रिटिश टाइम में मॉडर्न नर्सिंग स्टार्ट होती है इंडिया में। फ्लोरेंस फ्लोरेंस नाइटिंगेल
का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है मॉडर्न नर्सिंग प्रैक्टिस में। पहला नर्सिंग स्कूल मद्रास में 1871 में खोला गया। आज़ादी के बाद इंडिया में इंडियन नर्सिंग काउंसिल इस्टेब्लिश किया गया, जिसने मॉडर्न नर्सिंग एजुकेशन और मॉडर्न स्टैंडर्ड्स को काफ़ी इम्प्रूव किया। आज के टाइम में नर्सिंग एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल कैरियर है इंडिया में। तो इतना आप लिखेंगे। हिस्ट्री ऑफ नर्सिस में आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। जो प्रीवियस पेपर होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के गए तो 2-4 प्रीवियस पेपर करके जाएंगे तब भी आप पास हो जाते हैं। बहुत बार सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो कुछ ना कुछ आप लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आप ही देखिए, अगर आप टीचर हैं, आप किसी को पास करना चाहते हैं तो वाइट शीट पे तो मार्क्स देंगे नहीं, कुछ ना कुछ लिखा होगा तो नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसी का सेकंड पार्ट, होलिस्टिक केयर मीन्स। होलिस्टिक केयर का मतलब होता है टेकिंग केयर ऑफ होल पर्सन, नॉट जस्ट डिजीज। सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करना, पूरे के पूरे पर्सन का, पूरे से पूरे पेशेंट का ऑल राउंड केयर करना, जिसमें फिजिकल एस्पेक्ट भी है उसका, मेंटल एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं। ये क्या है? होलिस्टिक मीन्स ऑल राउंड, होल पर्सन की केयर करना। होल पर्सन मतलब उसका फिजिकल लेवल, उसका मेंटल एस्पेक्ट, उसका सोशल, उसका स्पिरिचुअल, क्या क्या है ये। फिजिकल केयर में क्या होता है? नर्स का काम है मेडिसिन देना, फूड देना पेशेंट को और हाइजीन को मेंटेन करना। ठीक है। मेंटल केयर में क्या काम है? पेशेंट का पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देना, पेशेंट का स्ट्रेस कम करना। सोशल केयर में क्या काम है? पेशेंट को जोड़ के रखना फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ। सोशल केयर मीन्स हेल्पिंग द पेशेंट्स स्टे कनेक्टेड विद फैमिली एंड सोसाइटी। स्पिरिचुअल केयर का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल क्या होता है? मीन्स जो हमारे रिलीजियस बिलीफ होते हैं उनको रिस्पेक्ट देना। स्पिरिचुअल केयर इंक्लूड्स रिस्पेक्टिंग बिलीव्स एंड वैल्यूज ऑफ पेशेंट। इन होलिस्टिक केयर द नर्स ट्रीट्स द पेशेंट as a complete human being. This approach helps in faster recovery and better health outcomes. It also improves patient satisfaction and builds trust between the nurse and patient. तो जब नर्स इतना ध्यान रखेगी, उसकी फिजिकल केयर करेगी, मेडिसिन देना, खाना देना, हाइजीन, मेंटल केयर, इमोशनल सपोर्ट देना, स्ट्रेस को कम करना, सोशल केयर, स्पिरिचुअल केयर, रिलीजियस बिलीफ को रिस्पेक्ट देना, तो ये ऑल राउंड होलिस्टिक केयर है पेशेंट की। इससे पेशेंट के बीच में और नर्स के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, इससे पेशेंट को सेटिस्फेक्शन मिलेगी और वो जल्दी रिकवर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इनैमोरेट द बेसिक नर्सिंग स्किल्स। बेसिक नर्सिंग स्किल्स क्या क्या हैं उनको इनलिस्ट करना है और किसी एक को एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन पूछा है। तो द बेसिक नर्सिंग स्किल्स आर एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर केयर। बेसिक नर्सिंग स्किल्स बहुत जरूरी हैं, क्यों? फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर केयर टू पेशेंट। दीज स्किल्स हेल्प नर्सेज परफॉर्म देयर ड्यूटीज एफिशिएंटली एंड सेफली। और कुछ बेसिक नर्सिंग स्किल्स कौन कौन से हैं? सिंपल इन्होंने पूछा है, बताओ कौन कौन से हैं, तो आप ये 6 बता देंगे तो 5 नंबर आपके 50% मिल जाएंगे। क्या क्या है नर्सिंग स्किल? बेड मेकिंग, चेकिंग वाइटल साइंस जिनकी हम बात कर चुके हैं, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, एडमिनिस्ट्रिंग मेडिसिन, वूंड ड्रेसिंग, इन्फेक्शन कंट्रोल। बेड मेकिंग मीन्स जो पेशेंट को एडमिट किया जाता है उनके लिए बेड मेकिंग, बेड तैयार करना। वाइटल साइंस, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेशन, ये सारी चीज़ें चेक करना। मेंटेन करना पर्सनल हाइजीन को, मेडिसिन देना पेशेंट को, वूंड की ड्रेसिंग करना, जख्म की ड्रेसिंग करना, इन्फेक्शन कंट्रोल करना। These skills are used in daily hospital and clinics. डे टू डे लाइफ में हॉस्पिटल्स में ये स्किल्स जो हैं ये कॉमन है नर्सिस के। एक एक्सप्लेन करने के लिए बोला है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम वही एक्सप्लेन करेंगे, चेकिंग वाइटल साइंस। वाइटल साइन चेक करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। वाइटल साइंस मीन्स टेम्परेचर चेक करना, पल्स चेक करना, रिस्पायरेशन चेक करना, ब्लड प्रेशर चेक करना। दीज आर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ पेशेंट हेल्थ। पेशेंट हेल्थ के सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर यही होते हैं। जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो सबसे पहले
यही वाइटल साइंस नोट किए जाते हैं। बाई चेकिंग वाइटल साइंस रेगुलरली नर्स कैन डिटेक्ट एनी चेंज इन पेशेंट्स कंडीशन। कोई भी चेंज अगर हो रहा है तो वो इन्हीं के बेसिस पे होता है। अगर आप हमारे इन लेक्चर्स के नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करें, आपको बता दिया जाएगा ये नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। ठीक है, ये सारे नोट्स हम एक टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को आपने कैसे ज्वाइन करना है, इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाई टेम्परेचर अगर हो गया है तो इसका मतलब है इन्फेक्शन बढ़ चुका है। अगर ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल है, इसका मतलब कोई सीरियस प्रॉब्लम है। ब्लड प्रेशर तो बहुत ज़्यादा बढ़ना, बहुत ज़्यादा कम होना, इससे तो पेशेंट की जान भी चली जाती है। द नर्सेज यूज इंस्ट्रूमेंट्स लाइक थर्मामीटर नर्सेज यूज़ करते हैं टेम्परेचर के लिए, स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं और स्फिग्नोमोनोमीटर यूज़ करते हैं इन वाइटल साइंस को मेजर करने के लिए। आप मुझे बताएंगे, अच्छा स्टेथोस्कोप तो सबको पता है, हार्ट बीट चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप मुझे बताएंगे स्फिग्नोमोनोमीटर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप सिर्फ एक हार्ट बीट नहीं, और किस किस और क्या क्या इससे हम मेजर करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। स्टेथो से आप अगर रिस्पायरेटरी इशू है तो उसमें भी यूज़ होता है, अगर हार्ट रेट चेक करना है उसमें भी यूज़ होता है, और कौन कौन सी साउंड्स हैं जो स्टेथोस्कोप से मेजर की जाती हैं, सुनी जाती हैं। स्फिग्नोमोनोमीटर के क्या क्या यूज़ हैं, किस चीज़ के लिए ये यूज़ किया जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। टू वे कम्युनिकेशन रहेगा तो चीज़ें हम अच्छे से करेंगे। द नर्स मस्ट रिकॉर्ड द रीडिंग्स करेक्टली। ये जो रीडिंग है इनको रिकॉर्ड करती है नर्सेज, एंड रिपोर्ट एनी एबनॉर्मल फाइंडिंग्स टू द डॉक्टर। अगर कोई वैल्यू अप डाउन हुई है तो इमीडिएटली वो डॉक्टर से रब्ता करते हैं। Proper hand hygiene and patient's comfort should be maintained during the procedure. This skill is simple but very important because it helps in diagnosis, disease को diagnose करने में, disease को treat करने में और monitor करने में पेशेंट्स को इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। रिवाइज कर लेते हैं ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था? बेसिक नर्सिंग स्किल्स को इनलिस्ट करना, तो कौन कौन से हैं? बेड मेकिंग, वाइटल साइन चेक करना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, एडमिनिस्टर करना मेडिसिन, वुंड की ड्रेसिंग करना, इन्फेक्शन कंट्रोल। आधा क्वेश्चन हो गया। कोई एक एक्सप्लेन करना था तो हमने वाइटल साइन किया। ये इम्पॉर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट स्किल है चेकिंग वाइटल साइन, जिसमें टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर चेक किए जाते हैं, नोट किए जाते हैं। इससे पेशेंट की हेल्थ कंडीशन का पता चलता है, इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है हेल्थ कंडीशन का। ये साइंस नर्सेज रेगुलर बेसिस पे चेक करते हैं, और कोई भी एबनॉर्मलिटी है अगर तो वो इन्फॉर्म करते हैं डॉक्टर को। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं? थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमोनोमीटर। ठीक है, इन सब रीडिंग्स को बड़े ध्यान से करेक्टली नर्सेज रिकॉर्ड करते हैं, और कोई एबनॉर्मलिटी है, अप डाउन है, तो डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करते हैं। और ये क्यों ज़रूरी है? इससे डिजीज़ की डायग्नोसिस हो जाती है अर्ली स्टेज पे, और इजीली हम डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इनैमोरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेड्स इन हॉस्पिटल, व्हाट आर द स्टेप्स इन बेड मेकिंग। इनलिस्ट करना है टाइप्स ऑफ बेड्स, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ बेड्स होते हैं और स्टेप्स क्या क्या हैं बेड मेकिंग में। तो टाइप ऑफ बेड्स में क्या है, पहले हम टाइप्स ऑफ बेड्स देखते हैं, उसके बाद हम स्टेप्स देखेंगे बेड मेकिंग में। इन हॉस्पिटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेड्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की कंडीशन डिसाइड करती है कि कौन से टाइप्स का बेड यूज करना है। मेन टाइप्स ऑफ बेड्स कौन से हैं? क्लोज बेड, ओपन बेड, ऑक्यूपाइड बेड, पोस्ट ऑपरेटिव बेड एंड कार्डियक बेड। क्लोज्ड बेड क्या होता है? जब भी कोई नया पेशेंट आता है तो उसके लिए जो बेड प्रिपेयर किया जाता है नर्सिस के द्वारा, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्लोज्ड बेड। क्लोज्ड बेड इज प्रिपेयर्ड फॉर अ न्यू पेशेंट। न्यू पेशेंट के लिए क्लोज्ड बेड। ओपन बेड, ओपन बेड इज रेडी फॉर इमीडिएट यूज। कोई भी इमरजेंसी केस आएगा तो इमीडिएट यूज के लिए बेड कुछ रेडी रहते हैं, उनको ओपन बेड कहते हैं। ठीक है, occupied bed, occupied bed, occupied bed is made when the patient is lying on it। ऑलरेडी पेशेंट एडमिटेड है, बेड occupied है, तो उसको दोबारा से जो नर्सिस हैं वो उसको बनाती हैं
उसको दोबारा से सेट करती हैं तो वो ऑक्यूपाइड बेड में आता है। पोस्ट ऑपरेटिव बेड, जब पेशेंट की सर्जरी हो गई है, कोई ऑपरेशन चल रहा है, तो उसके लिए जो बेड तैयार किया जाता है वो पोस्ट ऑपरेटिव बेड है। पोस्ट ऑपरेटिव मीन्स ऑपरेशन के बाद। बेड इज प्रिपेयर्ड फॉर पेशेंट्स आफ्टर सर्जरी। कार्डियक बेड कौन सा होता है? कार्डियक मीन्स हार्ट। कार्डियक बेड इज यूज्ड फॉर हार्ट पेशेंट टू प्रोवाइड कंफर्ट। तो ये अलग सा बेड है जहां हार्ट पेशेंट्स को एक अलग कंफर्ट की ज़रूरत होती है, उसके लिए कार्डियक बेड प्रिपेयर किया जाता है। तो टाइप ऑफ बेड्स में आप क्या लिखेंगे? 5 तरह के बेड्स लिखेंगे। क्लोज्ड, जो प्रिपेयर किए जाते हैं न्यू पेशेंट के लिए। ओपन बेड, जो इमीडिएट यूज़ के लिए रेडी किए जाते हैं। ऑक्यूपाइड बेड, जो पेशेंट ऑलरेडी उन पे अवेलेबल हैं, उनके लिए ऑक्यूपाइड बेड बनाए जाते हैं व्हेन पेशेंट इज लाइंग ऑन इट। पोस्ट ऑपरेटिव, आफ्टर सर्जरी, कार्डियक, हार्ट पेशेंट के लिए। ठीक है, यह आपका हो गया हाफ क्वेश्चन 5 मार्क्स का। उसके बाद बेड मेकिंग का क्वेश्चन पूछा है। बेड मेकिंग क्या है? बेड मेकिंग एक इम्पॉर्टेंट काम होता है नर्सिस का, इम्पॉर्टेंट नर्सिंग प्रोसीजर दैट इंश्योर्स क्लीननेस एंड कंफर्ट। क्या इंश्योर करता है? साफ सफाई और पेशेंट की कंफर्टनेस। क्या फर्स्ट स्टेप है इसमें? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज टू वॉश हैंड्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। नर्सिस ने पहले अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि उनके द्वारा बेड्स पे इन्फेक्शन ना हो। देन रिमूव डर्टी लाइन्स केयरफुली। डर्टी लाइन्स को केयरफुली रिमूव करना है। और एंड प्लेस इट अ लॉन्ड्री बैग। ठीक है, बेड मेकिंग करनी है, जो पुराने हैं शीट्स वगैरह उनको लॉन्ड्री बैग में डाल देना है। क्लीन द मैट्रेस, मैट्रेस को क्लीन करना है अब। उसके बाद एक क्लीन बेडशीट जो है वो स्मूथ वे में डालनी है, उसके ऊपर रिंकल्स ना हो, जुड़ियाँ ना हो। टक द कॉर्नर्स प्रॉपरली, बेडशीट के कॉर्नर्स को अच्छे से टकिंग कर लेनी है, अच्छे से फिट कर लेना है। और प्लेस अ ड्रा शीट इन द मिडल में, एक ड्रा शीट आपने देखी होगी हॉस्पिटल्स में, वो डाली जाती है। देन स्प्रेड द टॉप शीट, उसके बाद टॉप शीट और ब्लैंकेट को डाल दिया जाता है। पिलोज को प्रॉपरली अरेंज करना है ताकि एक कंफर्ट वे में। मेक श्योर द बेड लुक्स नीट एंड क्लीन। तो ये है बेड मेकिंग। क्या है? एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। सबसे पहले आपने अपने हैंड वॉश करने हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद डर्टी लाइंस केयरफुली रिमूव करनी है। उसके बाद जो आपने रिमूव किया है उसको आपने लॉन्ड्री बैग में डालना है। मैट्रेस को क्लीन करना है अच्छे से। फिर बॉटम शीट को अच्छे से डालना है विदाउट रिंकल्स। फिर कॉर्नर्स को टक करना है प्रॉपरली। उसके बाद ड्रा शीट्स को मिडल में डालना है। उसके बाद टॉप शीट और ब्लैंकेट्स को आपने अच्छे से उस पर स्प्रेड करना है। पिलोज को एक ब्यूटीफुल वे में अरेंज करना है अच्छे तरीके से ताकि बेड एकदम नीट एंड क्लीन अट्रैक्टिव दिखे। प्रॉपर बेड मेकिंग क्यों ज़रूरी है? इन्फेक्शन को बचाने में हेल्प करता है प्रॉपर बेड मेकिंग। इम्प्रूव्स पेशेंट कंफर्ट एंड हेल्प्स फास्टर रिकवरी। इट आल्सो शोज गुड नर्सिंग केयर एंड प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, अच्छा एक प्रोफेशनलिज्म लगता है, किसी ने बेड तैयार किया है, पेशेंट्स को कंफर्टेबल फील होता है वहाँ। और जितनी पॉजिटिविटी होगी पेशेंट के अंदर, इतना जल्दी रिकवरी होगी। फिर इनैमोरेट साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ डाइंग पेशेंट एंड डिस्क्राइब केयर ऑफ डेड बॉडी इन हॉस्पिटल। एक पेशेंट जो मर रहा है, आपको उसके साइंस और सिम्टम क्या हैं, नर्सिस को पहले ही पता लग जाना चाहिए कि अब ये पेशेंट जो है इसकी डेथ होने वाली है। तो उसके साइंस क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और उसके बाद डेड बॉडी की केयर कैसे करनी है, ये भी काम नर्सिस का है। चलिए देखते हैं। अ डाइंग पेशेंट शोज सम कॉमन साइंस एंड सिम्टम। डाइंग पेशेंट्स के, जो मरने वाला पेशेंट है, मर रहा है, उसके कुछ कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं। दीज इंक्लूड वीक एंड इरेगुलर पल्स, पल्स उसकी वीक हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग में, सांस लेने में, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है। कोल्ड और पेल हो जाती है स्किन। ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। कॉन्शियसनेस लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। और पेशेंट जो है वो अब लेस रिस्पॉन्सिव हो जाता है, खाना पीना बंद कर देता है। तो ऐसा लगने लगा है कि अब बॉडी जो है वो शट डाउन होने वाली है। ठीक है, तो ये साइन है डाइंग पेशेंट के। आफ्टर डेथ, जब पेशेंट की डेथ हो चुकी है तो उसके बाद भी नर्स का बहुत बड़ा रोल है। नर्स मस्ट प्रोवाइड अ रिस्पेक्टफुल केयर टू द डेड बॉडी
डेड बॉडी को एक रिस्पेक्टफुल केयर देनी है, उसको डिग्निटी देनी है। क्या क्या करना है? फर्स्ट, कन्फर्म, हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के हिसाब से कन्फर्म होने देना है कि डेथ हो चुकी है। फिर आईज को क्लोज करना है, माउथ को क्लोज करना है, पेशेंट के बॉडी को क्लीन करना है और रिमूव करना है। कोई भी ट्यूब लगी है, अगर कोई मेडिकल इक्विपमेंट है वो रिमूव कर देना है। अगर कहीं ज़रूरत है ड्रेसिंग की, कोई वुंड है तो उसको ड्रेस करना है। ऐसा नहीं है कि डेथ हो चुकी है आप ऐसे ही छोड़ दें। एक आइडेंटिफिकेशन टैग लगाना है जिसमें करेक्ट डिटेल्स हो, ये कौन पेशेंट है, इसका पेरेंटेज क्या है, इसका मोबाइल नंबर क्या है, जिसपे पूरी डिटेल होगी। कवर द बॉडी प्रॉपरली विद क्लीन शीट। उसके बाद वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो कोई भी हो सकता है, उसके रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ को रिस्पेक्ट देनी है। उसकी फैमिली को पोलाइट वे में इन्फॉर्म करना है और फैमिली को भी इमोशनल सपोर्ट देना है। और फाइनली उसको भेजना है मर्चरी में, हॉस्पिटल रूल्स के द्वारा। मर्चरी क्या होता है? जहां हम डेड बॉडीज को रखते हैं, ठीक है। मर्चुएरी, मर्चुएरी, ठीक है। अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं लोग, कैसे भी कर सकते हैं, मर्चरी भी करते हैं, मर्चुएरी करते हैं, जहां डेड बॉडीज को रखते हैं। क्योंकि अब पोस्टमार्टम होगा, बाकी फॉर्मेलिटीज होंगी, वो आपका काम नहीं है, आपने वहां तक पहुंचाना है। तो प्रॉपर केयर ऑफ डेड बॉडी इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड हाइजीन। डिग्निटी, रिस्पेक्ट और हाइजीन और उसके कल्चरल रिलीजियस बिलीफ को आपने मेंटेन करना है। ये प्रोफेशनलिज्म एंड कंफेशन ऑफ नर्स को रिफ्लेक्ट करता है। क्या क्वेश्चन था कि डाइंग पेशेंट के साइन सिम्टम क्या है और डेड बॉडी को आपने कैसे केयर करना है। तो डाइंग पेशेंट आपने देख लिया, जो उसके वाइटल साइंस हैं वो बिगड़ जाते हैं, पल्स वीक और इरेगुलर हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, स्किन पेल हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है, पेशेंट लेस रिस्पॉन्सिव हो जाता है, खाना पीना बंद कर देता है, मेडिसिन को लेस रिस्पॉन्सिव हो जाता है। तो ऐसा लगने लगता है कि अब बॉडी शट डाउन होने वाली है। हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के हिसाब से डेथ को कंफर्म कराना है, आईज क्लोज करनी है, माउथ क्लोज करना है, बॉडी क्लीन करनी है, हॉस्पिटल का कोई मेडिकल इक्विपमेंट है, कोई ट्यूब है उसको रिमूव करनी है, ड्रेसिंग की ज़रूरत है जहाँ तो वो करनी है। आइडेंटिफिकेशन टैग लगाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूरी डिटेल लिखी होगी। अवेलेबल होते हैं आइडेंटिफिकेशन टैग। बॉडी को प्रॉपरली कवर करना है, रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ को रिस्पेक्ट देनी है, पेशेंट की फैमिली को पोलाइटली इन्फॉर्म करना है और फैमिली को आपने इमोशनल सपोर्ट भी देना है। उसके बाद मर्चुअरी में सेंड करना है पूरे हॉस्पिटल के रूल्स और रेगुलेशन के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डिस्क्राइब केयर ऑफ पेशेंट विद रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, डिस्पनिया। डिस्क्राइब केयर ऑफ पेशेंट विद, एक पेशेंट है जो डिस्पनिया से सफर कर रहा है। डिस्पनिया क्या होता है? डिस्पनिया मीन्स रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है ये। डिस्पनिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में अगर दिक्कत हो तो उसको कहते हैं क्या? डिस्पनिया। तो डिस्पनिया में आपके पेशेंट को आपने कैसे केयर करना है? तो डिस्पनिया मीन्स डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, ये एक सीरियस कंडीशन है, इमीडिएट केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत है तो एकदम से आप एक्शन में आना है। और इसमें नर्सिस का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या रोल होता है? द पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन कंफर्टेबल पोजीशन में उसको रखना है। कंफर्टेबल पोजीशन जिसको कहा जाता है सेमी फोलर्स पोजीशन, सेमी फोलर्स पोजीशन में रखना है। आप सेमी फोलर डाल के गूगल में इमेज पर क्लिक करके देख सकते हैं कि ये कौन सी पोजीशन होती है, ताकि वो इजी सांस ले पाए। ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। उसके बाद नर्सिस को मॉनिटर करना है कंटिन्यू, ब्रीदिंग रेट, ऑक्सीजन लेवल कितना है, वाइटल साइंस, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पर देखते रहना है। ब्लड प्रेशर। एयरवे शुड बी केप्ट क्लियर बाय रिमूविंग एनी सिक्रीशन, कोई अगर सिक्रीशन वगैरह है तो उसको रिमूव करना है। और एयर पैसेज जो हैं सांस लेने वाले, वो एकदम क्लियर रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि बंद हो जाए। मेडिसिन जैसे कि ब्रंको डायलेटर होते हैं जो डायलेशन करते हैं ब्रंक्यूल्स का, वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही देने हैं जो डॉक्टर साहब ने बोला है। नर्सेज शुड कीप द पेशेंट काम एंड रिड्यूस एंजाइटी, तो नर्सिस का काम है
पेशेंट को काम रखना, एंजाइटी को कम करना, स्ट्रेस को कम करना। अगर ये चीज़ें बढ़ जाएंगी तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए रूम में, ऑक्सीजन लेवल अच्छे से आ रहा हो, खिड़कियाँ विंडोज़ ओपन है, ओवर क्राउडिंग नहीं करनी, फ्रेश एयर का मूव होना चाहिए रूम में। और पेशेंट शुड बी एडवाइज टू अवॉइड एक्टिविटीज़ एंड टेक रेस्ट, एडिक्वेट रेस्ट। तो पेशेंट को एडवाइस करना है कि आप हैवी एक्टिविटीज़ मत कीजिए, रेस्ट कीजिए। अगर फ्लूइड की ज़रूरत है तो फ्लूइड प्रोवाइड कीजिए, आईवी। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉपर केयर कैन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। तो टाइम से अगर पता चल जाएगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। विद गुड नर्सिंग केयर द पेशेंट कैन फील कंफर्टेबल एंड रिकवर फास्टर। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। डिस्पनिया में क्या क्या करना है? डिफिकल्ट ब्रीथिंग है तो पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, मॉनिटर करना है पेशेंट के वाइटल साइंस। एयर वे, एयर पैसेज जो है उसमें अगर कोई सिक्रीशन है, कोई ब्लॉकेज है, कोई म्यूकस है, उसको रिमूव करना है। ब्रोंको डायलेटर्स देने हैं डॉक्टर के एडवाइस पे। एंजाइटी, प्रेशर, स्ट्रेस स्ट्रेस इनको कम कराना है। प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, अच्छे से दरवाजे विंडोज़ खुले हों, क्राउडिंग नहीं करनी। और पेशेंट को एडवाइस करना है कि आप कोई हैवी एक्टिविटीज़ मत करिए जिससे आपकी सांस फूल जाए। फ्लूइड की ज़रूरत है तो फ्लूइड चढ़ा दो। तो जितना जल्दी ये चीज़ें करोगे पेशेंट ठीक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का। सेक्शन बी में तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो रिक्वेस्ट है वीडियो को यहाँ रोकिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं। इनैमोरेट वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग्स को एडमिनिस्टर करने के कौन कौन से रूट्स होते हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं किसी एक के। ठीक है, बहुत सारे रूट्स हैं, आईवी, आईएम, सब कट, तो एक जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग्स कैन बी गिवन, अलग अलग रूट से ड्रग्स दिए जाते हैं पेशेंट्स को। ड्रग्स मीन जो दवाइयाँ दी जाती हैं। ठीक है, ड्रग्स जो मेडिसिन डॉक्टर्स देते हैं पेशेंट को। पैरास्टामोल एक ड्रग है, वो दूसरे ड्रग्स की तरफ नहीं जाना। द मेन रूट्स इंक्लूड ओरल। ओरल मीन्स जब मुंह के द्वारा ड्रग्स मेडिसिन दी जाती है। ओरल टैबलेट्स आप मुंह से खाते हैं। पीने वाली दवाई ओरली लेते हैं, मीन्स मुंह से। इंजेक्शन के द्वारा आईवी, इंट्रावेनस दिए जाते हैं नस में। इंट्रामस्कुलर, आईएम, सबकट, चमड़ी को उठा के नीचे सबकट रीजन में, या टॉपिकल डायरेक्टली आपकी जो टॉपिकल लेयर है स्किन है उसमें, या इनहेलेशन, कुछ मेडिसिन जो है इनहेल करवाई जाती है नाक के द्वारा, या सबलिंगुअल मीन्स लिंगुअल, सबलिंगुअल मीन्स अंडर द टंग। तो हर रूट के अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो सिंपल आपने इनैमोरेट करना है कौन कौन से रूट हैं, तो आपको आधे मार्क्स मिल जाएंगे, 5 मार्क्स। कौन कौन से? ओरल, आईवी, आईएम, एससी सबकट, इंट्रावेनस, आईएम इंट्रामस्कुलर, एससी सबकट, ओरल, टॉपिकल, इनहेलेशन इनहेल करना नाक से, सबलिंगुअल। ठीक है, ओरल जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। ओरल मीन्स मोस्ट कॉमन मेथड है जहां मेडिसिन मुंह के द्वारा दी जाती हैं, टैबलेट्स की फॉर्म में या कैप्सूल की फॉर्म में या सिरप, पीने वाली जो दवाई होती हैं कफ वाली, उस टाइप की मेडिसिन। ये सबसे सिंपल, सबसे सेफ और सबसे कन्वीनियंट वे ओरल रूट है। इट डज नॉट कॉज, कोई पेशेंट को पेन नहीं होता, कोई प्रिकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, इजिली मेडिसिन दी जाती है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ना इसमें कोई खर्चा है, और सबसे इजिली मेडिसिन बॉडी के अंदर चली जाती है। बट इसका डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है? आप मेडिसिन मुंह से खाओगे, वो चुबाओगे, अंदर जाएगी, वो डाइजेस्ट होगी, असर होने में टाइम लग जाता है, 45 मिनट्स टू 1 आवर भी लग जाते हैं। तो एकदम से आपको आराम नहीं मिलता। स्लो एक्शन होता है इसका, मेडिसिन टाइम लेती है एब्जॉर्ब होने में ओरल रूट के द्वारा। और अगर कोई पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, बेहोश है, या कोई किसी को वॉमिटिंग हो रही है, तो उस केस में हम ये मेडिसिन नहीं दे सकते। वो ऑलरेडी बेहोश है, उसको कैसे बोलेंगे टैबलेट खा लो। इसलिए सम मेडिसिन में बी डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव, कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं हमारी बॉडी में वो डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। और कुछ पेशेंट्स को इरिटेशन होती है स्टमक में, तो नर्सेज मस्ट इंश्योर द करेक्ट डोज, सही डोज देना है, सही टाइम पे देना है, मेडिसिन प्रॉपर टाइम के हिसाब से देनी है। ड्रग की प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है पेशेंट की सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये था ओरल रूट
मुंह के द्वारा इसके क्या नुकसान है हमने देख लिया। सेक्शन बी देखते हैं जल्दी जल्दी। इसमें भी 7 क्वेश्चन है, आपने 5 करने हैं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है, जल्दी कर लेते हैं इनको। मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद गोट। गोट बकरी नहीं है, GOUT गोट क्या होता है अभी देखते हैं हम। पेशेंट जिसको ये बीमारी है, गोट की बीमारी है, उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, क्या होता है गोट। गोट एक डिजीज है जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ जाता है ब्लड में, और इसकी वजह से जॉइंट्स में पेन होता है और स्वेलिंग होती है। आपने देखा होगा अपने परिवार में, आस पड़ोस में काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कहते हैं हमारे जॉइंट पेन हो गया है, जॉइंट्स में स्वेलिंग हो गई है। तो वो यूरिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से होती है, और इस बीमारी को कहते हैं गोट। इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, पेन को कम करना है और यूरिक एसिड के लेवल को कम करना है। ठीक है, तो नर्सिस ने एडवाइज करना है पेशेंट को, नर्सिस शुड प्रोवाइड रेस्ट टू द अफेक्टेड जॉइंट एंड कीप एलिवेटेड। तो नर्सिस ने पेशेंट को एडवाइज करना है कि अपने जो आर्गन है उनको थोड़ा एलिवेटेड रखो, उनको रेस्ट दो। कोल्ड कंप्रेस देना है, ठंडी चीज़ों की टकोर टाइप की दे सकते हैं आप, कोल्ड फर्मेंटेशन कर सकते हैं, इससे पेन और स्वेलिंग जो है वो कम होगी। मेडिसिन में आप पेन रिलीफ, पेन को कम करने वाली मेडिसिन देनी है, और यूरिक एसिड को कम करने वाले ड्रग्स देने हैं डॉक्टर की एडवाइस पे, खुद नहीं। पेशेंट को बोलना है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए ताकि बॉडी से यूरिक एसिड बाहर जाए। यूरिक एसिड पहले तो बॉडी में आना बंद कराना है। वैसी डाइट्स जो हैं, वैसी जिन जिन चीज़ों से यूरिक एसिड बढ़ता है वो अवॉइड करनी है। रेड मीट अवॉइड करना है, अल्कोहल अवॉइड करना है। ठीक है, उसके अलावा बॉडी को थोड़ा एलिवेट रखना है, उस आर्गन को, पेन वाले को। पेन कम करने वाली मेडिसिन देनी है, पानी पीना है अच्छे से, रेगुलर मॉनिटर करना है पेशेंट को, और पेशेंट को एजुकेट करना है कि अपना लाइफस्टाइल बदलिए, मेडिसिन पर डिपेंड मत रहिए। ठीक है, तो गोट क्या है, एक डिजीज है जिसमें यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ जाता है, जॉइंट्स का पेन होता है, स्वेलिंग होती है। पेन को कम करना है, यूरिक एसिड के लेवल को कम करना है, रेस्ट देनी है, मेडिसिन खानी है पेन को कम करने वाली, और यूरिक एसिड को कम करने वाले ड्रग्स लेने हैं जो डॉक्टर के कहने पे, पानी, प्लेंटी ऑफ वाटर लेना है, और रेड मीट, अल्कोहल, ये चीज़ें बंद करनी है। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ कैंसर क्या होते हैं। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ कैंसर क्या है, कैंसर अफेक्ट्स नॉट ओनली बॉडी। कैंसर सिर्फ और सिर्फ बॉडी को अफेक्ट नहीं करता, माइंड को अफेक्ट करता है, इमोशंस को अफेक्ट करता है पेशेंट के। पेशेंट के अंदर एक डर हो जाता है, बेचैनी, एनजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है। पेशेंट को लगता है कि शायद मैं जल्दी मर जाऊंगा। आप पेशेंट को लगता है मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, पैसे, ट्रीटमेंट कॉस्ट इतनी ज़्यादा लग जाएगी और मैं बचूंगा भी नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं पेशेंट की साइकोलॉजी बिगाड़ देती हैं, इमोशंस, पेशेंट स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, बॉडी इमेज भी चेंज हो जाती है, जैसे बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, पेशेंट और टेंशन में हो जाता है, पेशेंट का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, काफ़ी सारे सोशल आइसोलेशन हो जाती है, लोग पेशेंट से दूर हो जाते हैं, कहते हैं ये कैंसर पेशेंट है, शायद हमें ना हो जाए, ऐसे मिथ होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। इस टाइम नर्सिज को इमोशनल सपोर्ट देना है पेशेंट को सुनना है, पेशेंट की सुननी है, पेशेंट को बताना है, एनकरेज करना है पेशेंट को और उसकी फैमिली को, काउंसलिंग देनी है कि ऐसे तो हज़ारों केस हमारे पास आते हैं, सारे के सारे ठीक होके जाते हैं। पॉजिटिविटी लानी है, एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, और पॉजिटिव एटीट्यूड पेशेंट के अंदर डेवलप करना है। पेशेंट को मोटिवेटेड रखना है, पेशेंट को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी देनी है पेशेंट को डिजीज़ और ट्रीटमेंट की, और साइकोलॉजिकल केयर बहुत ज़रूरी है, इससे मेंटल हेल्थ बेटर होगी। क्या होता है मेंटल हेल्थ, अपने लास्ट पेपर में हमने डिटेल में कवर किया था। ये सारी चीज़ें पेशेंट जो है फिर ईजिली अपना एक साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम बनी है उसको वो कोप कर पाएगा। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट फिर उसी से बेटर हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ बर्न। बर्न मीन्स जलना। आपके पास कोई पेशेंट आ जाता है जो जल गया है, उसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। बर्न इंजरीज नीड इमीडिएट एंड प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। फर्स्ट स्टेप, जिस चीज़ से बर्निंग हुई है उसको पहले रोकना है, और बर्न एरिया को कूल करना है क्लीन वाटर के साथ, साफ पानी से कूल करना है। आइस नहीं लगाना डायरेक्टली। बर्न को कवर करना है क्लीन क्लॉथ से ताकि फर्दर इन्फेक्शन ना हो। पेन रिलीव के लिए मेडिसिन देनी है। अगर डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए आप फ्लूइड चढ़ाना है डॉक्टर की एडवाइस पे। वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं रेगुलर। प्रॉपर केयर करनी है वोंड की, और ड्रेसिंग करनी है।
इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, हाइजीन मेंटेन करके रखना है, हाई प्रोटीन डाइट देनी है, हाई कैलोरी मीन्स हाई एनर्जी डाइट देनी है ताकि जल्दी हीलिंग हो, और इमोशनल सपोर्ट देना है पेशेंट को। कुछ जो सीवियर बर्न केसेस हैं उनमें हॉस्पिटल में ज़्यादा दिनों तक एडमिट भी रखा जाता है, तो इसलिए अर्ली और प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो फास्ट रिकवरी करती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आते। ठीक है, ईजी है। क्या करना है, बर्निंग प्रोसेस को पहले रोकना है, कूल करना है, ठंडा करना है क्लीन वाटर से, आइस नहीं लगानी, कवर करना है बर्न एरिया को साफ कपड़े से ताकि इन्फेक्शन ना हो, पेन रिलीव्स के मेडिसिन देनी है जिससे दर्द कम हो, जो डॉक्टर एडवाइस करेगा, डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए फ्लूइड चढ़ाना है, वाइटल साइंस रेगुलर चेक करते रहना है, वोंड की प्रॉपर केयर और ड्रेसिंग करनी है, साफ सफाई का ध्यान रखना है ताकि इन्फेक्शन ना हो, हाई प्रोटीन हाई एनर्जी डाइट देनी है। ठीक है, चलिए आगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट ऑन एम्बाल्मिंग। एम्बाल्मिंग क्या होता है, आपके लिए नया कंसेप्ट हो सकता है। एम्बाल्मिंग, एम्बाल्मिंग क्या होता है, एक प्रोसेस है प्रिजर्विंग का डेड बॉडी टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन। पेशेंट मर चुका है, उसको डेड बॉडी कहते हैं, तो डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखना है ताकि डेड बॉडी की डिकम्पोजिशन ना हो। ठीक है, कैसे किया जाता है, कुछ स्पेशल केमिकल्स दिए जाते हैं बॉडी में, वो आपका सर दर्द नहीं है, वो डॉक्टर्स का काम है। इट इज डन बाय इंजेक्टिंग स्पेशल केमिकल्स इनटू बॉडी, दिस हेल्प्स टू डिले डिके। इससे क्या होता है, जल्दी बॉडी डिके नहीं होती, सड़ती नहीं है, और बॉडी जो है वो मेंटेन करके रखते हैं वैसी की वैसी। क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ गई इसकी, उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। जो फार्मलिन में डेड बॉडीज रखी होती हैं लंबे टाइम के लिए पढ़ने के लिए बच्चों के लिए, ये वो बात नहीं कर रहा। एम्बाल्मिंग कब की जाती है, लेट अस सपोज रिसेंटली एक न्यूज़ चल रही थी कि कुवैत में पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर की असेंबली में आवाज़ उठाई थी राजौरी के एक एमएलए ने कि राजौरी के एक पर्सन की डेथ हो गई है कुवैत में, और हेल्प कीजिए उसकी डेड बॉडी इंडिया में लाने के लिए। तो अब वो डेड बॉडी कैसे लाएंगे वहाँ से, वो तो बहुत जल्दी डिके हो जाएगा, तो उसकी एम्बाल्मिंग की जाएगी। क्या किया जाएगा, एम्बाल्मिंग की जाएगी, कोई कुछ केमिकल इंजेक्ट किए जाएंगे बॉडी में ताकि बॉडी जल्दी डिके ना हो, और वहाँ से यहाँ तक आने में ट्रांसपोर्ट करने में हफ्ते 10 दिन का टाइम लग जाएगा, तो जिसमें वो बॉडी डिके ना हो। तो कैसे की जाती है, इंजेक्टिंग स्पेशल केमिकल्स, ट्रांसपोर्टेशन में ये चीज़ें टाइम लगता है। एम्बाल्मिंग इज यूजुअली डन इन हॉस्पिटल्स और मर्चरीज में किया जाता है ट्रेन पर्सन्स के द्वारा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेडिको लीगल केसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही केसेस जिनको लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करना है। नर्सिस में असिस्ट इन प्रिपेयरिंग द बॉडी, नर्सिस ने असिस्ट करना है बॉडी को प्रिपेयर करने में एम्बाल्मिंग के लिए, प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। एम्बाल्मिंग हेल्प्स maintain the dignity of the dead body and allows the family members to perform last rites। तो वहाँ से यहाँ क्यों आ रहे हैं, उसको दफनाया जाए, उसका लास्ट राइट किया जाए, तो इसके लिए एम्बाल्मिंग की जाती है। सिंपल एक लाइन में आपने याद रखना है कि बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है ताकि वो जल्दी डिके ना हो, क्योंकि बॉडी को ट्रांसपोर्ट करना है कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए, उसके लिए प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर पे शॉर्ट नोट। प्राइमरी हेल्थ केयर इज द बेसिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइडेड टू द पीपल ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, बेसिक हेल्थ सर्विसेज है जो लोगों को दी जाती है कम्युनिटी लेवल पे। इसमें इट इंक्लूड प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, प्रिवेंशन पहले तो डिजीज को होने से ही प्रिवेंट करना है, ना हो, अगर हो गई है तो ट्रीट करना है, और हेल्थ को प्रमोट करना है। ये अफोर्डेबल होती है और एक्सेसिबल होनी चाहिए सबको। अफोर्डेबल मीन्स सस्ता हो, हर कोई इसको अफोर्ड कर पाए, हर कोई वहाँ तक पहुँच पाए ये सुविधा लेने के लिए। इसमें ये कैसे किया जाता है, इंक्लूड इम्यूनाइजेशन। छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होता है, उनको इंजेक्शन देते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन, ताकि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़े और बीमारी हो ही ना, इसको कहते हैं प्रिवेंशन। उसके बाद मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, माँ की और बच्चे की हेल्थ केयर का ध्यान रखा जाता है। सेफ वाटर, न्यूट्रिशन अच्छी, और ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज, ये काम होता है पीएचसी का, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, इसी को कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। पीएचसी ही देते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। अपने एरिया में डिजीज को प्रिवेंट कराना, अवेयरनेस कैंप लगाने, इम्यूनाइजेशन वैक्सीन लगाना कि कौन कौन सी चीज़ों का माँ बच्चे को ध्यान रखना है, अच्छा पानी, अच्छी न्यूट्रिशन, इन चीज़ों का ध्यान रखना। हेल्थ एजुकेशन
की पार्ट होता है प्राइमरी हेल्थ केयर का। प्राइमरी हेल्थ केयर फोकस ऑन अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। तो इससे क्या होता है, पहले तो प्रिवेंट करनी है, डिजीज हो ही ना, अगर हो तो पहले ही पता चल जाए कि क्या बीमारी है जो कि ठीक हो जाए। नर्सिस का इसमें बड़ा रोल होता है, ठीक है। इम्प्रूव्स ओवरऑल हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। तो एक मेंबर की हेल्थ मीन्स सबकी हेल्थ, पूरी कम्युनिटी पूरी फैमिली की हेल्थ को इम्प्रूव करना और बर्डन जो है हॉस्पिटल्स पे कम हो। वैक्सीन्स क्यों की जाती हैं, ताकि लोग बीमार ही ना हो, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। हेल्थ मीन्स अच्छी हेल्थ, द डिजीज मीन्स हेल्थ एंड डिजीज। तो हेल्थ नहीं तो डिजीज है, डिजीज नहीं तो हेल्थ है, यह ऐसा ही है ना। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज क्या है, पहले हेल्थ देखते हैं। हेल्थ मीन्स स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग। हेल्थ मतलब फिजिकली फिट, मेंटली फिट, सोशली बंदा फिट। सिर्फ ये नहीं है कि बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं होनी चाहिए, साथ साथ में फिजिकली मेंटली सोशली बंदा फिट, तो हेल्दी बंदा है। हेल्दी पर्सन कैन परफॉर्म डेली एक्टिविटीज इफेक्टिवली। बंदा हेल्दी है तो सारे काम करेगा। डिजीज क्या है, जब इन हेल्थी फंक्शंस में कोई दिक्कत आ जाए। डिजीज मतलब कंडीशन वेयर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज डिस्टर्ब। बॉडी का कोई फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, बंदा ढीला डाला हो जाएगा, काम नहीं होगा। क्यों होगा ये, इन्फेक्शन की वजह से, पूर लाइफस्टाइल की वजह से, या कभी कभी जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं पेरेंट्स से जो बच्चों में आते हैं। हेल्थ और डिजीज दोनों रिलेटेड होते हैं। गुड हैबिट्स जैसे कि बैलेंस डाइट, ऐसी डाइट्स जिसमें हर न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन सब कुछ राइट प्रोपोर्शन में हो, वो लेनी है, बैलेंस डाइट कहते हैं उसको। एक्सरसाइज करनी है, साफ सफाई का ध्यान रखना है ताकि हेल्थ अच्छी रहे। अर्ली डिटेक्शन, जब बीमारी का जल्दी पता चलना और उससे ट्रीटमेंट भी जल्दी होगा। नर्सिस का काम है वो लोगों को एजुकेट करें हेल्दी लिविंग के लिए, बैलेंस डाइट के लिए, गुड हैबिट्स के लिए, हाइजीन के लिए, सैनिटेशन के लिए। अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट हेल्प्स इन प्रिवेंशन एंड बेटर मैनेजमेंट ऑफ इलनेस। ठीक है, समझा गया। हेल्थ सब कुछ फिट, तो फिट में बिगड़ा तो डिजीज। केयर ऑफ वोंड, लास्ट क्वेश्चन है, जख्म की केयर कैसे करनी है। हाथ में कोई जख्म हो गया तो क्या करेंगे, कहीं भी जख्म हो गया। वोंड केयर एक इम्पॉर्टेंट है। वोंड केयर बहुत ज़रूरी है ताकि हीलिंग हो सके, जख्म आ सके, इन्फेक्शन को टू एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। सबसे पहले अपने हाथ धोने हैं, ड्रेसिंग से पहले और ड्रेसिंग के बाद भी अपने हाथ वॉश करने हैं आपको एज अ नर्स। वोंड को क्लीन करना है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन वो वाला सोल्यूशन जो कोई बैक्टीरिया, वायरस या कुछ है उसको मार देगा। रिमूव करना है डेड टिश्यूज अगर कोई जख्म के ऊपर है। स्टीराइल, जिसमें इन्फेक्शन नहीं है, स्टीराइल ड्रेसिंग करनी है ताकि वोंड प्रोटेक्ट हो। पेशेंट को एडवाइस करना है कि रेगुलर बेसिस पे ड्रेसिंग करानी है। ऑब्जर्व करना है साइंस ऑफ इन्फेक्शन, कहीं रेडनेस तो नहीं आ रही, कहीं स्वेलिंग तो नहीं हो रही, कहीं पस तो नहीं हो रहा। अगर ये चीज़ें हैं तो मतलब इन्फेक्शन होने वाला है, तो इसको ट्रीट करना है और पेन कम करने की मेडिसिन देनी है। मेंटेन करना है प्रॉपर न्यूट्रिशन अच्छा होगा, प्रोटीन्स और विटामिन अच्छे होंगे तो हम जल्दी आएगा। कि वोंड को क्लीन और ड्राई रखना है। एजुकेट करना है पेशेंट को पर्सनल हाइजीन के लिए, और प्रॉपर वोंड केयर होगी तो हीलिंग जल्दी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट पेपर। कैसा लगा डिस्कशन, ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहिए हमें नर्सिंग पार्ट को, या यहाँ ही हम क्लोज कर दें, या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको टीचिंग स्टाइल कैसा लगा, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या लेक्चर लंबे तो नहीं हो रहे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं नर्सिंग के उनमें इसको शेयर करें। नोट्स अवेल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद।